नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों विचित्र राजनीतिक मुकाम पर है। दोनों प्रदेशों में राजनीतिक गहमा-गहमी और उथल-पुथल का सिलसिला लगातार है। दोनों प्रदेशों के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को छप्पर फाड़ जिताया। प्रदेशों में मोदीमय माहौल है, इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं में कौतुक है कि प्रदेश की सरकारों का आगे क्या होगा। कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सरकार को संकटों से निकालेंगे, आलोचनाओं से कैसे पार पाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ इतना हल्ला है कि वहां कोई भी सुकून में नहीं है। बसपा और कांग्रेस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की जरूरत बता चुकी है। प्रदेश भाजपा भी आक्रामक है। उधर नीतीश कुमार ने नया मुख्यमंत्री बनाकर अपने ताने बाने को नई शक्ल दी है। बावजूद इसके वे भी घबराए हुए हैं। पटना और लखनऊ दोनों जगह सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायक इस चिंता में है कि उनका क्या होगा। इन विधायकों पर भाजपा की निगाह है। भाजपा के कई प्रदेश और केंद्रीय नेता इनको हवा देने के मूड में है। भाजपा में सोचा जा रहा है कि इन दो राज्यों में अपनी सरकार बनाए बिना केंद्र की मोदी सरकार बलवाल नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह जैसे तैसे तोड़फोड़ करके विधानसभा चुनाव करवाने का मंसूबा है, लेकिन इसके लिए टकराव वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। क्या यह संभव है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के दशकों पुराने और सबसे कोर मुद्दे पर काम कर रही है। 1984 में 2 सीटों पर सिमट जाने के बाद भाजपा ने 3 कोर एजेंडा तय किया और उस पर पूरे देश में राजनीति की। अयोध्या में राम मंदिर, देश में समान नागरिक संहिता और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना, ये 3 कोर मुद्दे भाजपा के थे। अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार ने इन तीनों मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार इन पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर बहस कराने का सरकार ने मन बनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस पर बहस कराएगी कि इससे प्रदेश को कितना फायदा हुआ है। अगर इससे प्रदेश को फायदा नहीं होता है तो इसे बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह सरकार ने संकेत दिया है कि वह समान नागरिक संहिता पर भी बहस कराएगी। संसद में एक चर्चा के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता थोपने नहीं जा रही है, लेकिन इस पर सभी संबंधित पक्षों के साथ बहस कराई जाएगी। इन दो के अलावा तीसरा मुद्दा राम मंदिर का है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार चाहती है कि इस पर जल्दी फैसला हो ताकि अब मसला भी सुलझ जाए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मामले में बतौर वकील पेश होते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के नतीजों की समीक्षा से कांग्रेसी नेताओं को प्रदेश में नेतृत्व के संकट का अंदाजा लग रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादातर राज्यों में एक जैसे संकट का सामना कर रही है। उसके पास या तो राज्यों में नेता नहीं है या प्रदेश के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह है। असल में कांग्रेस के प्रदेशों के ज्यादातर बड़े और क्षत्रप रहे नेता दिल्ली आ गए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में है। प्रदेश के स्तर पर बहुत कम आधार वाले नेता हैं। सो अब कहा जा रहा है कि पार्टी पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय करना चाहती है और साथ ही अंदरूनी कलह खत्म करने की कसरत शुरू होने वाली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के महासचिव डॉक्टर शकील अहमद को बिहार में कमान संभालने के लिए कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने इसी रणनीति के तहत राजनीति की कमान संभाली है। पिछले दिनों उन्होंने एक हफ्ते का उपवास किया और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की है। यूपी के नेता के तौर पर कांग्रेस के पास सोनिया और राहुल गांधी हैं। इनके अलावा अपने पुराने क्षेत्र से बाहर पकड़ रखने वाला एक नेता नहीं है। तभी कहा जा रहा है कि कुछ पुराने नेताओं मसलन अरुण कुमार सिंह मुन्ना या हरिकेश बहादुर वगैरह को सक्रिय किया जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पार्टी को जबरदस्त अंदरूनी कलह की रिपोर्ट मिली है। सोनिया, राहुल दोनों इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पाला बदलने से सभी पार्टियां हैरान हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय ने ट्राई के संशोधन कानून का विरोध किया था, लेकिन बाद में अचानक पार्टी इसके समर्थन में उतर गई। लोकसभा में सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन ने इसका बचाव किया और सरकार का समर्थन करके बिल पास कराया। अगर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन नहीं होता तो सरकार को राज्यसभा में दिक्कत हो सकती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस को किनारे करने के लिए तृणमूल के नेता अन्ना डीएमके और बीजू जनता दल
के साथ मिलकर एक अलग गुट भी बनाने वाले हैं। जाहिर तौर पर यह गुट सरकार की मदद करने वाला होगा। सवाल है कि बदले में ममता बनर्जी की पार्टी को क्या मिलेगा और आगे इस पर क्या राजनीति होगी। संसद में सरकार का समर्थन करने के तुरंत बाद तृणमूल नेताओं ने राज्य सरकार के कर्ज पर राहत की मांग की। ममता पिछली सरकार से भी यह मांग करती रही थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार से कर्ज के ब्याज की वसूली रोकी जाए। हो सकता है कि केंद्र सरकार इस मामले में उनको राहत दे। इसके अलावा राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा हो सकती है। अगर ये दोनों काम होते हैं तो फिर दोनों के बीच अगले चुनाव में गठबंधन की भी उम्मीद की जा सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। ब्राजील के तटीय शहर फोर्टालेजा में हुए छठे ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जिस ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना का सपना देखा गया था, वह ब्राजील के फोर्टालेजा में साकार हो गया। इसके 5 सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना पर राजी हो गए हैं। $100 अरब की अधिकृत पूंजी से बैंक की शुरुआत होगी, जिसमें शुरुआती $50 अरब पांचों देश मिलकर जमा करेंगे। इसमें पांचों देशों की बराबर भागीदारी होगी। बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा। यह सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष भारत से होगा। पहले 6 साल भारत और चीन इसका कामकाज संभालेंगे। उसके बाद ब्राजील और रूस को 5-5 साल का कार्यकाल मिलेगा। भारत का शुरू से मानना रहा है कि अमेरिका और जापान जैसे देशों का विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि पर वर्चस्व है। इससे अलग विकासशील देशों की अपनी एक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के फोर्टालेजा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ब्राजील पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पहले मुलाकात की और उसके बाद पुतिन से उनकी भेंट हुई। रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात में रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति दिसंबर में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। मोदी ने उनको रूस के सहयोग से लगाए जा रहे कुडानकुलम के परमाणु संयंत्र का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों नेताओं की मुलाकात पहले सोमवार को होने वाली थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया था क्योंकि पुतिन ब्राजीलिया में व्यस्त थे। पुतिन से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने भारत रूस संबंधों की मजबूती पर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ दोस्ती को भारत बहुत महत्व देता है। मोदी ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि अगर भारत के किसी बच्चे से पूछा जाए कि भारत का दोस्त कौन है, तो उसका पहला जवाब होगा कि रूस। उन्होंने कहा कि रूस हमेशा संकट के समय भारत के साथ खड़ा रहा है। एनडीए सरकार के पहले आम बजट पर आज संसद में चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन सरकार में आने के बाद पेश किए गए अपने पहले बजट में सरकार ने इसे निपटाने का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पहले भाषण में महंगाई रोकने को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया गया था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल, डीजल, रेल किराए सब में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ती चली गई। पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के आज 11:15 बजे के करीब फायरिंग शुरू कर दी। पाक सैनिकों की इस कार्रवाई में सीमा सुरक्षा बल के 4 जवान घायल हो गए। सूत्रों का कहना है कि बीएसएफ के एक जवान की मौत भी हो गई है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक रेंजर्स ने भारी गोलाबारी की, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। बीएसएफ ने भी जवाबी फायरिंग की, जो काफी देर तक चलती रही। भारत सरकार ने एफएम रेडियो पर न्यूज प्रसारित करने की इजाजत दे दी है। लोकसभा में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एफएम रेडियो के तीसरे चरण के लिए तय दिशा निर्देशों के तहत निजी एफएम रेडियो पर प्रसार भारती के साथ आपसी सहमति के तहत ऑल इंडिया रेडियो का समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत कोई दूसरा समाचार या करंट अफेयर्स का कार्यक्रम प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि यातायात, मौसम, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किया जा सकता है। सुप्रिया सुले के सवाल के लिखित जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार समय समय पर इस नीति की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि एफएम रेडियो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 26% कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह सियासी तूफान से पहले की शांति है। केंद्र सरकार के बजट पास करा लेने के बाद इन दोनों प्रदेशों में राजनीतिक उथल पुथल मुमकिन है। नीतीश कुमार के विरोधियों की बिहार में कमी नहीं है, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पकड़ बहुत हल्की है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति तेजी से बदल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबसे ज्यादा असर इन दो राज्यों की राजनीति पर डाला है। केंद्र में भाजपा की मजबूत सरकार बनवाने में इन दो राज्यों का सबसे बड़ा योगदान रहा, इसलिए भाजपा की भी नजर इन दोनों राज्यों पर है। भाजपा के नेता मानकर चल रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। लोकसभा में इन दो राज्यों से जितना बड़ा जनादेश भाजपा को मिला है, उसे देखते हुए यह सोचना गलत भी नहीं है। चुनाव के बाद से दोनों प्रदेशों में उथल पुथल मची है। बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर
लेकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन उससे भी काम नहीं चल पाया तो उनको मजबूरी में लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल करना पड़ा। इस समय उनकी सरकार राजद के समर्थन से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कितने दिन तक टिकी है यह नहीं कहा जा सकता है। बिहार में 11 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर इनके नतीजे सरकार के खिलाफ गए तो मुश्किल होगी। पहले से जनता दल और राजद दोनों में बगावत है। राज्यसभा की 3 सीटों के उपचुनाव में दोनों पार्टियों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के विधायक अपने भविष्य की चिंता में हैं। ऐसे विधायकों पर भाजपा की नजर है। विधानसभा के उपचुनाव में अगर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा तो फिर सत्तारूढ़ गठबंधन में भगदड़ मच सकती है। भाजपा नेता इसे बढ़ावा देंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बारे में पुराने नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के 50 विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संपर्क में हैं और भाजपा जिस दिन चाहे उस दिन सरकार गिरा सकती है। लेकिन अभी भाजपा ऐसी कोशिश नहीं कर रही है। वहाँ भी 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये सभी सीटें भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल की हैं। इन पर अगर फिर से भाजपा जीतती है तो उसके बाद प्रदेश में उसकी राजनीति तेज होगी। असल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जैसी आलोचना हुई है, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के लिए जैसे सरकार कटघरे में आई है, उससे सरकार की छवि बिगड़ी है। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर फेल होने का ठप्पा लगा है। इससे सपा के विधायकों को ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव तक पार्टी की हवा और बिगड़ेगी और तब उनका वैसा ही हश्र होगा जैसा लोकसभा में हुआ है। लोकसभा में सपा से सिर्फ मुलायम सिंह का परिवार चुनाव जीत सका। वैसे बिहार में जदयू राजद के नेता कांग्रेस के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भाजपा, लोजपा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गठबंधन का मुकाबला किया जा सके। उत्तर प्रदेश में सपा को अपने मुस्लिम यादव समीकरण का भरोसा है, लेकिन दोनों सरकारों की इमेज को धक्का लगा है और लोकसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी के नेताओं का मनोबल टूटा है। ऐसे में अगर भाजपा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है तो समय से पहले चुनाव कराने की उसकी योजना सफल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का इतना भारी हल्ला है कि मुख्यमंत्री को जवाब नहीं सूझ पड़ रहा है। ऐसे ही बिहार में जनता दल यू के विधायकों में अच्छी खासी फूट है। नीतीश कुमार सत्ता की रेवड़ियां बांटकर जैसे तैसे राज चलवा रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, उत्तर प्रदेश और बिहार जो राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व के और बड़े राज्य है, उन दोनों जगह प्रशासन और राजनीतिक हालात जिस तरह के हैं, उसमें क्या कुछ स्थिरता संभव है? या व्यास जी, उत्तर प्रदेश में अगर आप राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता जैसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जा सकती। वहां पूरे तौर पर प्रशासनिक फेल्योर है, सरकारी मशीनरी और सरकार जो है उसका एक विफलता है। जबकि बिहार में निश्चित रूप से जो उठापटक है, वहां एक तरह से जोड़ तोड़ की सरकार चल रही है। वो राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, मांझी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने अपना एक नया ताना बाना पूरा बनाया। इसके उलट जो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार है वो स्पष्ट जनादेश लेकर आई हुई सरकार थी और विधानसभा में अच्छा मजबूत बहुमत है। में बहुमत है और वो सरकार चाहती तो बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। अखिलेश यादव अच्छा चेहरे थे, लेकिन वो 2 साल में कोई परफॉर्म नहीं कर पाए। 2.25 साल सरकार के नहीं तो यही स्थिति कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर मजबूत है लेकिन प्रशासनिक तौर पर बहुत कमजोर है, और वहां प्रशासनिक हालात ठीक है, बिहार में राजनीतिक तौर पर गड़बड़ है, लेकिन दोनों का अंत नतीजा एक तरफ ही जाता हुआ लगता है। उत्तर प्रदेश में तो आप कहेंगे कि जैसे अगर बीजेपी है या केंद्र सरकार है, वो मुझे लगता है खुद अपने से सरकार गिराना या जोड़ तोड़ करना ये कोई रुचि नरेंद्र मोदी की नहीं होगी। प्रशासनिक असफलता अगर लगातार चलती रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति का लगातार संकट हुआ, तो उसमें कैसे अखिलेश यादव संभालेंगे नहीं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर असंतोष है। आप देखिए कि अभी 2 साल के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, क्या आप बात कर रहे हैं? पहले श्रीवास्तव साहब थे लंबे समय तक, उनको आपने विफलता पर हटाया। फिर आप ले आए जो है अनिल गुप्ता जी को, अनिल गुप्ता को आपने हटा दिया। अब 8-10 दिन दीपक सिंघल को रखा, तो फिर राकेश बहादुर को लिया। तो सरकार समझ नहीं पा रही। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात का देखिए, लोग बताते हैं जो अफसर है वहां कि 3 साल तक कलेक्टर वहां कम से कम अपने जिले में रहते थे। तो ये जो सिस्टम है, अगर आप इस तरह से उठापटक करोगे, और फिर व्यास जी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वहां वो सुधार कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने व्यास जी तय कर दिया कि जिले में ये 20 यादव जो थानेदार हैं, ये जो हमारे चहेते ये रहेंगे,
तो कप्तान या होम सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। हाथ बांधकर आप तैरने के लिए डाल दोगे, कोई सुधार नहीं कर सकता। मतलब मुख्यमंत्री की ये सबसे बड़ी गलती या चूक है कि वो नीचे कप्तान और दरोगा के स्तर पर एक वो पुराना सिस्टम, मतलब वहां एक परमानेंसी चाहते हैं और ऊपर के लोगों पर बार बार चेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को साफ अपना एजेंडा जब तक वो तय नहीं करेंगे कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार चलाना है, प्रशासन में दूरी लोगों को लगाना है। नीचे के स्तर पर असली तो इशू ये कि नीचे थाने और उसके स्तर पर अगर काबिल लोग नहीं होंगे तो सर वो तो जब तक आप उनको अधिकार नहीं देंगे, जिनको आपने तंत्र सौंपा है, बड़े अधिकारी हैं, उनको अधिकार नहीं है। अगर पुलिस कप्तान अपने दरोगा को नहीं हटा सकता, ऐसे पुलिस कप्तान का काबिल होना नाकाबिल होना कोई मायने नहीं रखता। लिबर्टी आपको देनी पड़ेगी। जब आप कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, स्वतंत्र रूप से सब लोग हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते, हम समीक्षा करते हैं, अगर वो अधिकारी का काम खराब है हटाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का काम बिल्कुल भी न राज्य में निवेश आ रहा है, बिजली का हाहाकार है और कानून व्यवस्था की स्थिति तो सारा देश देख रहा है। तो बेशक वो कह सकते हैं अभी कि उनके विधायक न टूटें लालच में, सबको लालच होता है कि सरकार विधानसभा भंग हो जाएगी, चुनाव होगा, पर कहीं ना कहीं इतनी खराब परफॉर्मेंस है कि मायावती रोज मांग करेंगी, वो लगातार अब भी कर रही है कि केंद्र सरकार मौन क्यों है, तो कहीं ना कहीं निशाने पर केंद्र सरकार बार बार आएगी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये दौर, ये स्थिति कितने महीने तक खींच सकता है, कितना लंबा खींच सकता है। मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो अभी और या तो उनकी इनर फाइटिंग को इंतजार करेगी कि समाजवादी पार्टी के अपने अंदरूनी द्वंद्व सामने आए। अखिलेश यादव के पास इतना 52 विभाग पहले से थे, कई मंत्रियों को पैदल करके उनको नाम मात्र के विभाग करके सारे अपने ऊपर डाल लिए। इस तरह से मुझे लगता है इतना बड़ा राज्य है और एक मुख्यमंत्री के ऊपर सारे बोझ अगर खुद ही होगा वो सफल हो ही नहीं सकता। इसमें आपके अनुसार ये लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक में क्या मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार के पुराने अनुभवी लोगों ने उनको पूरी कमांड दी हुई है या नहीं दी हुई है? जी न तो कमान दी है और ना ऐसे आसार लगते हैं कि कमान देंगे। तो अभी फिर वो फैसले क्या पूरा मुलायम सिंह यादव वो करवा रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को फैसलों की स्वतंत्रता है ही नहीं। भले वो एक रटा रटाया वाक्य कहते रहें कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ही फैसले होते हैं, कहीं ना कहीं तो पर क्यों नहीं है अखिलेश यादव को आखिर किस बात की ऐसी कमी, वो क्यों नहीं अपने को एसर्ट करके कहेंगे नहीं मैं करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूं, क्यों नहीं वो ऐसा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक तरह से जो उनके संस्कार हैं, जो स्वभाव है, वो अपने पिता का सम्मान करने का स्वभाव, वो संस्कार है, वो उस तरह से मंजे हुए उस तरह के राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो हैकड़ी के साथ पॉलिटिक्स कर सकें। पिता और पुत्र दोनों को ये तो एहसास हो रहा होगा कि वो कितनी बुरी तरह फेल हुए हैं और कैसे फेल हुए हैं और जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। हैरानी की बात है व्यास जी कि इतने खराब नतीजों के बाद भी वो कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है, अच्छे और समय भी आएगा। सुधरने को तैयार नहीं है, इतना बुरा हालत है। मतलब बिहार में तो लोग तारीफ कर रहे थे कि नीतीश का प्रशासन ठीक था और ईमानदारी भी आई थी, भ्रष्टाचार भी कम होता। और वापस अगर विधानसभा चुनाव है तो वहां नीतीश को लेकर फिर भी उम्मीद की जाती है, लोग कहते हैं कि हम उनको वोट दे सकते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश ने अपने कारणों से कि मोदी के साथ उनकी जो जिस तरह के रिश्ते थे उसको लेकर एक तरह का संकट खुद पैदा किया। यहां संकट इनकी नॉन परफॉर्मेंस का संकट है, न ये सुधरने को तैयार हैं, न ये कोई ढंग का काम कर रहे। राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर अखिलेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। जी नहीं, उसमें आपके अनुसार नीतीश कुमार और मुलायम सिंह इन दोनों की पर्सनैलिटी के हिसाब से, क्योंकि नीतीश कुमार भी सत्ता से बाहर है, वो भी एक तरह से रिमोट सरकार चला रहे हैं, मुलायम सिंह भी रिमोट सरकार चला रहे हैं, दोनों में फर्क किस तरह का कार्यशैली में नजर आता है? कार्यशैली में ये फर्क है, मुझे लगता है जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को बेहतर समझ रहे हैं, जनता की नब्ज पर उनकी ज्यादा पकड़ है कि लोग क्या चाहते हैं, और मुलायम सिंह की नहीं है, और छवि को लेकर भी चिंतित हैं। ये जो यादव परिवार है, मुझे लगता है इन्होंने मान लिया है कि छवि की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मन मर्जी आए वो करेंगे, मनचाही तरीके से रखेंगे, लोग नाराज हो तो हो, कोई चिंता की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। और इसी कारण आप देखिए 80 में से 73 सीटें हारना, कहा नेताजी 60 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, और फिर भी मुझे लगता है अभी तक वो सुधरने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने निवेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी दिल्ली में मीटिंग करके गए, पर लोग एमओयू करते रहते हैं, ऐसे राज्य में कहां निवेश आ रहा है? बिजली नहीं आएगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तो निवेश आने का सवाल ही नहीं है। मतलब यादव परिवार कुनबा पूरी तरह जनता से कटा हुआ, जनता की नब्ज से कटा हुआ, कोई लेना देना नहीं है, ये अब मोटे तौर पर निष्कर्ष मान लिया जाए। निश्चित रूप से। और सारा अभी देखिए यहां जो चुनाव लड़ेंगे, अभी मैनपुरी सीट खाली की है, वहां भी अपने बड़े भाई के उपचुनाव में एक ग्रैंडसन को मुलायम सिंह जी उम्मीदवार बना रहे हैं उपचुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं परिवार जो लोहिया के और समाजवाद के पोषक थे, वो वंशवाद को, नेहरू गांधी परिवार को कोसते कोसते उनसे कई गुना ज्यादा वंशवादी राजनीति पर दोहराए। मुझे लगता है सूबे की जनता ये देख रही है, इतनी बुरी हार के बावजूद भी वो इस बात को समझने को तैयार नहीं, नसीहत कोई सबक लेने को व्यास जी तैयार नहीं है वो। और वो ये मानकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार 300
356 का इस्तेमाल नहीं कर करेगी, सकती, इसलिए हम इसलिए दो जो तीन मन साल किया, आराम से हम 5 चले। साल तो हमारा और हमारे बिल्कुल ये सत्ता और सरकार सब हमारे ठेंगे से चलेगी, इस मानसिकता के शिकार लगते हैं वो। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।